भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं। एक भी समस्या। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठियों को बसाने के लिए खाड़ी बाहर के देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। जब तक आप फंडिंग नहीं बंद करोगे तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। क्यों? क्योंकि जिसका काम यही है घुसपैठियों को बसाना, उसके बदले पैसा मिलना, वो अपनी घुसपैठियों को बसाने वाला काम क्यों छोड़ेगा? ड्राइवरी आदमी करता है 20-25 हजार रुपए कमाता है, और कोई सब्जी वब्जी का व्यापार करता है 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। जब यहां फिक्स है एक घुसपैठियों को बसाने के लिए 50 हजार रुपए मिल रहा है, तो अगर महीने में उसने 10 घुसपैठिए बसा दिया तो उसका 5 लाख का काम हो गया। एक हिंदू परिवार को कन्वर्ट करने का रेट 1 लाख रुपए है और एक घुसपैठिए परिवार को बसाने का रेट 50 हजार रुपए। तो कुछ लोगों ने डबल धंधा शुरू कर दिया है, कन्वर्ट भी कर रहे हैं, घुसपैठियों को बसा रहे, माला माल हो रहे, बढ़िया उनके पास कोठियां बन रही, बढ़िया गाड़ी भी खरीद रहे, सब कुछ कर रहे। तो सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ फिर? भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक भारत को बचाना मुश्किल ही नामुमकिन है। कार्यक्रम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक। और घुसपैठ इसलिए रोकना जरूरी है क्योंकि घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है। घुसपैठियों के कारण हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। घुसपैठ के कारण त्योहार बदल रहे हैं। घुसपैठ के कारण भारत में विचार बदल रहा है। घुसपैठ के कारण भारत की वेशभूषा बदल रही है। घुसपैठ के कारण भारत की जीवन शैली बदल रही है। घुसपैठियों के कारण वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है। घुसपैठियों के कारण नारी तू नारायणी की भावना खत्म हो रही है। घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ के कारण भारत का राष्ट्रांतरण हो रहा है। इसलिए घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है और घुसपैठ रोकने का तरीका आपको बताता हूं। आपसे मैं पूछता हूं, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए एक कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कहीं की पुलिस लगाती नहीं है। बाबा जी की पुलिस आजकल लगा रही है, बाकी जगह नहीं लग रहा। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हैं ना, काफी बड़ी संख्या में बैठे हुए। हाँ, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। लेकिन पुलिस यूएपीए इसलिए नहीं लगाती क्योंकि यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो जब नहीं लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। फिर तो सरकार के पास लिखा होता तो फिर भी इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत होती। जब लिखा ही नहीं है फिर तो सरकार जो चाहे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर ले। घुसपैठ वेजिंग वॉर है। ये बांग्लादेशी पाकिस्तान नहीं जाते, ये बांग्लादेशी दुबई नहीं जाते, अरब नहीं जाते, कुवैत नहीं जाते, बहरीन नहीं जाते, भारत आते। बड़े सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। और वेजिंग वॉर के लिए प्रोविजन है, पुरानी वाली आईपीसी में भी था, नए वाले बीएनएस में भी है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास मिलता है। लेकिन पुलिस घुसपैठियों पे खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ से बड़ा देशद्रोह कुछ है क्या? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? देशद्रोह की धारा भी है लेकिन लगाते ही नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई अंदर लाता है, कोई आधार बनवाता है, कोई राशन कार्ड बनवाता है, कोई वोटर आईडी बनवाता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। यह संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, बिहार के पास भी अपना गैंगस्टर एक्ट है। हर राज्य के पास अपना अपना कानून है। यूपी में अब घुसपैठियों पे गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो गया।
आप अपने महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो यहां पे भी मकोका लगवाना शुरू करिए, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है भाई। पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 4 वर्ण होते थे ना। ब्राह्मण का क्या काम था? धर्म की जय करना। और क्षत्रिय का क्या काम था? धर्म का। आज की डेट में क्षत्रिय है क्या? अरे ये पुलिस क्षत्रिय है, ये हवलदार, ये थानेदार, ये कप्तान, ये कलेक्टर, ये जज, ये क्या काम कर रहे हैं? क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं। अधर्म का नाश करना तो उनका काम है भैया। उनका धर्म की जय करना उनका काम है क्या? नहीं, अधर्म का नाश करना उनका काम है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। लेकिन घुसपैठ हो रही है, इसका मतलब कि जो पुलिस प्रशासन है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, कानून का खौफ नहीं है। जो सड़ा हुआ कानून है भी उसको हम ठीक से यूज नहीं कर रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस बड़े आयोजन का लाभ तब होगा जब अब आगे से आपके क्षेत्र में घुसपैठियों पे एनसे लगना शुरू हो जाए, यूएपीए लगना शुरू हो जाए, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाए, देशद्रोह लगना शुरू हो जाए और मकोका लगना शुरू हो जाए, तब मेरे आने का फायदा है। नहीं तो हम आए, बोल के गए, आप भी अपने अपने घर में, फिर अपने अपने काम पे। ऐसे घुसपैठिए नहीं भागेंगे। और कानून कैसे इफेक्टिव होता है इसको समझिए। पहले जब कानून नहीं था तो 6वें 7वें महीने में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक कराया जाता था कि बेटा है कि बेटी, होता था ना पहले। आजकल हो रहा है क्या? किसी की हिम्मत है चेक करवाने की? नहीं, पहले होता था। पहले क्योंकि टेस्ट कराना अपराध नहीं था, एबॉर्शन कराना अपराध नहीं था, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अच्छा बेटी है एबॉर्ट। कानून बना, कठोर कानून बना, जहां जहां अल्ट्रासाउंड लगता है, आपकी टेस्ट मशीनें हैं, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है लिंग परीक्षण करना अपराध है। उससे रुका तो रेशियो मेंटेन हो गया। पहले 850 बेटी और 1000 बेटे, वो बढ़ते बढ़ते 930 बेटी और 1000 बेटे रेशियो हो गया। लाखों बेटियां मरने से बच गई। बची कि नहीं बची उस कानून से? अगर हम कानून बना के जगह जगह जहां जहां झुग्गी डाउटफुल दिखाई पड़े वहां लिखवा दे, होर्डिंग लगा के, भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन और मकोका लगेगा। जितने स्टेशन है जगह जगह होर्डिंग लगवा दे, घुसपैठ गंभीर अपराध है। एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पहाड़ियों के पास, जहां जहां अगर जो घुसपैठिया पाया गया उसके पकड़े जाने पे एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और मकोका लगेगा। घुसपैठिए भागेंगे कि नहीं भागेंगे? देखो, मैं तो गांव का आदमी हूं। गांव में जो लोग शांत रहते हैं ना, पूरे कुत्ते उन्हीं के घर पे आके बैठ जाते हैं। और जिनके घर पे 2-4 उनके दरवाजे पे कुत्ते भूखते आते हैं क्या? बैठते हैं क्या? जब जानवर भी पहचानता है कि यहां लट्ठ मिलेगी और यहां रोटी मिलेगी, तो इंसान नहीं पहचानेगा क्या? वो जानते हैं, दुबई में जाऊंगा 20 साल सजा होगी, जर्मनी में जाऊंगा 20 साल सजा होगी, वहां जाऊंगा 10 साल सजा होगी, सिंगापुर में घुस गए तो 15 साल सजा होगी, रूस में घुस गया तो 20 साल सजा होगी। भारत में घुस गया तो 10 से 15 हजार रुपए में कागज बन जाएगा, वोटर लिस्ट बन जाएगी, किसान सम्मान निधि भी मिलेगी, मुद्रा लोन भी मिलेगा, जनधन खाते से पैसा भी आता रहेगा, माइनॉरिटी स्कीम का भी फायदा मिलेगा, मुफ्त में मकान मिलेगा, मुफ्त में लोन मिलेगा और उसके बाद मुफ्त में राशन मिलेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत को बचा पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मैंने कहा, दुनिया के कई देशों की घुसपैठ के कारण कई देशों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। कारण हम समाज केवल इतना कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, समाज केवल इतना कर सकता है
100 नंबर पे फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। अल्टीमेटली होर्डिंग लगाना, घुसपैठियों को पकड़ना, जेल में डालना किसका काम है? आज के छत्रियों का, यानी थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, तहसीलदार, कमिश्नर, कप्तान का काम। और उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला इसलिए मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है तब तक वो पार्टी का आदमी होता है। जैसे वो चुनाव लड़के संविधान की शपथ लिया, वो किसका आदमी हो गया? सबका हो गया। उस सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सिक्योरिटी पार्टी देती है या? अरे बोलिए, हम देते हैं भाई। टैक्स आप देते हो, आपका पैसा। तो इसलिए आपके क्षेत्र का सांसद किसी पार्टी का हो, वो है आपका। आपने उसको वोट दिया तो भी आपका, नहीं दिया तो भी आपका। इसलिए घुसपैठियों को भगाने की उसकी ड्यूटी है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, यह व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है जनसंख्या विस्फोट। आप में से 20 से ऊपर वाला कोई है क्या? अरे जिसके 20 से ज्यादा बच्चे हो, है कोई? अच्छा, 15 से 20 वाला कोई है क्या? 10 से 15 वाला कोई? 5 से 10 वाला कोई? सारे हम दो, हमारे दो, सबके दो। इस समय भारत में 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। मेरी PIL चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। 90,000 पर डे। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चीन में पैदा हो रहे हैं पर डे 45,000। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और हमारे यहां कितने हो रहे हैं? हम दुनिया के बेताज बादशाह हो चुके हैं। हम दुनिया में नंबर 1 इसी काम में हैं। 90,000 पर डे का मतलब होता है 3.25 करोड़ पर ईयर। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। यानी दुनिया के 150 देशों का 50 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कहां पे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, UAE जनसंख्या 1 करोड़ है और हमारे यहां हर साल कितने पैदा होते हैं? जोर से बोलिए जरा। 3.25 करोड़। सोमालिया 1.9 यानी 2 करोड़ और हमारे यहां पैदा होते हैं। कजाकिस्तान 2 करोड़, हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। सीरिया की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहां पैदा होते हैं हर साल 3.25 करोड़। कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ टोटल, हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। कैमरून 3 करोड़, हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। अरब 3.25 करोड़ और हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। 1 अरब के बराबर हमारे भारत में। और ये जो 90,000 पर डे पैदा होते हैं, इसमें से लगभग 55,000 अवांछित है। अवांछित क्यों? वो 5वें हैं, 6वें हैं, 7वें हैं, 8वें हैं, 9वें हैं, 10वें हैं, 11वें हैं, 12वें हैं, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं, 16वें। आज के हिसाब से 2 तो पर्याप्त है, लेकिन ये लगभग तो आधे से ज्यादा बच्चे अवांछित पैदा हो रहे हैं। उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी पैदा हो रहे। तो बर्डन किस पे आएगा? आप इनकम टैक्स दीजिए, आप GST दीजिए, आप टोल टैक्स दीजिए, रोड टैक्स दीजिए, वैट दीजिए, फलाने दीजिए, इसे टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, सेस देते रहिए। तो पैदा कोई और करे और पालन पोषण कोई और करे, ये पूरा खेल चल रहा है। जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का 4% और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है।
पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है लगभग 800 करोड़ की है, उसमें से 150 करोड़ हम अकेले हैं। 800 करोड़ में से 150 करोड़ हम अकेले हैं। भाई 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का? 130 करोड़ आधार बन चुका है। और आपके घर में 100% आधार नहीं होगा। आपके घर में भी 5 लोगों के परिवार होगा तो एक आधार नहीं होगा। छोटे वाले का कहां होगा आधार? आधार तो बाद में बनता। 150 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट, जिससे भारत परेशान है। नतीजा यह है, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। लेकिन पॉलिटिशियन को यह बड़ा आराम है इसमें, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या विस्फोट होगी उतना ज्यादा गरीबी होगी, उतना ज्यादा गरीबी होगी तो पॉलिटिक्स करना आसान होगा। केवल 5-5 किलो राशन, चावल, 100 यूनिट फ्री, 100 थोड़ा सा पानी फ्री, थोड़ा बिजली फ्री, इतने पर अपना काम होता रहेगा। अगर जनसंख्या कम हो जाएगी, पढ़ लिख लेंगे, सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क करेंगे, वो करना शुरू कर देंगे तो फिर मुसीबत आएगी। इसलिए जितना बढ़िया, जितना ज्यादा जनसंख्या रहे उतना अच्छा। दूसरा, दुनिया के बहुत सारे देश भारत को बाजार मानते हैं। उनका यह मानना, कूड़ा कबाड़ा वो वहां बनाए, आप बिकेगा कहां पे? तो बाजार में तो रौनक रहनी चाहिए ना। बाजार में सुनसान होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। और रौनक तब रहेगी जब धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते रहे। तो पूरी दुनिया नहीं चाहती भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि उनका सामान यहां बिकेगा। और भारत के ज्यादातर पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि पॉलिटिक्स करना आसान है। कोई 500 का वादा कर देगा, कोई 1000 रुपए वादा कर देगा, कोई 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर देगा, कोई कुछ वादा कर देगा, आराम से उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन सफर कौन कर रहा है? हम लोग सफर कर। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। और ये रुकेगा कानून से, और कानून भी तगड़ा वाला। जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो न माने वो। और कोई तरीका नहीं है। चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने चीन के साथ कानून बनाया होता, आज हम लगभग 90-95 करोड़ होते, जो आज हम 100-150 करोड़ हो चुके हैं। चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। हालांकि ये थोड़ा गलत किया उसने, बाद में 1 पे कर दिया, हम दो हमारे 1 कर दिया, तो थोड़ा वहां बुढ़ापा ज्यादा बढ़ गया। नहीं तो हम दो हमारे जो रखता तो भी जो है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण होने का कई कारण है। पहला तो जितना ज्यादा गरीबी होगी, थोड़ा सा लालच देकर धर्मांतरण कराना आसान हो जाएगा। कुछ अपनी तरफ से भी कमियां हैं। जैसे भारत में 6000 तहसीलें हैं और सारी कथा 2000 तहसीलों में होती है। टोटल भारत में कितनी तहसील है? जितनी राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, जितनी कथाएं होती हैं, ये सारी की सारी 2000 तहसीलों में होती है, घूम घूम के होती रहती है। 4000 तहसील हमने मिशनरियों के लिए और जिहादियों के लिए छोड़ दिया। जाओ भैया तुम वहीं कन्वर्ट कर लो, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो 4000 तहसील हमने खुला छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना है करो। इसमें हमारी भी थोड़ी कमी है। हम भांडुप में रहते हैं, यहां तो कथा करा लेते हैं, अपने गांव में कथा नहीं कराते। हम भांडुप में रहते हैं, यहां सारा काम कर लेते हैं, अपने गांव में कभी 24 घंटे का एक कीर्तन करा के भंडारा नहीं कराते। भैया सबको बुला के कम से कम खाना पीना खिला। आप अपने दिल पे मत लेना, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं। कड़वी सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। और वहां पे सारा कन्वर्जन होता चला जा रहा, आपको पता ही नहीं है, अब कन्वर्ट हो चुका, नाम वही। कन्वर्जन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकारों की योजनाएं। SC ST के लिए 100 योजना है और अल्पसंख्यक के लिए 300 योजना है। इसका मतलब यह हुआ कि एक SC ST जब तक SC ST रहेगा उसको 100 योजना का लाभ होगा,
जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा तो 300 माइनॉरिटी वाली टोटल कितनी हो गई? 400। अब आप बताओ वो SC ST बन के रहे या कन्वर्ट होके रहे? भारत में धर्मांतरण कराने के लिए 10 कानून चल रहे हैं, धर्मांतरण कराने के लिए लगभग 300 योजनाएं चल रही हैं। घर वापसी के लिए न कोई कानून है, न घर वापसी के लिए कोई योजना है। कन्वर्जन कैसे होता आपको बता रहा हूं। माइनॉरिटी कमीशन की स्कीम है कि अगर बच्चा वो 5वीं में पढ़ेगा, 8वीं में पढ़ेगा तो उसको 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब हैं। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। अब झुग्गी नंबर 1 वाले को 1000 रुपए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हिंदू है। झुग्गी नंबर 2 और 3 वाले को माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से 1000 रुपए मिल रहा है। वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मेरे बगल वाले को 1000 रुपए मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलता? पिता जाके पूछता है स्कूल से, भाई अगर 2 क्यों दे रहे, हम क्यों? बोले तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम तो हिंदू हो। झुग्गी में रहने वाले के लिए 1000 रुपए की कीमत होती है। बोला हमें कैसे मिलेगा? बोलो कन्वर्ट हो जाओ, मिल जाएगा। नाम उसका राम कुमार है। अब या तो वो अब्दुल बने, अब्दुल बनने में कहीं और भी काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलता अच्छा फिर और नहीं, हम वो तो नहीं कर पाएंगे। बोले काम करो, तुम्हारा नाम भी राम कुमार रहेगा, तुम्हारे पिताजी का नाम भी श्याम कुमार रहेगा, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। क्योंकि क्रिश्चियन बनने पे उसको ना नाम बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, और केवल स्कूल में रिलीजन वाले कॉलम में उसको क्रिश्चियन लिखना है। उसको पैसा मिलना शुरू हुआ और जैसे 2-4 महीने वजीफा मिला फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, तेरे हाथ में रक्षा क्यों है? काट के निकाल देगा। तू क्रिश्चियन बन के 1000 रुपए ले रहा है, तिलक क्यों है? हटा देगा। तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लेगा। तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, दिवाली कैसे मनाता है, छोड़ देगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली 5 से 6 साल में वो वास्तव में क्रिश्चियन बन जाएगा। ये हमारे देश में चल रहा है। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, उसके बाद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाइए, फिर माइनॉरिटी कमीशन चलाइए, जो करना है करिए। पहले ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन? अरे भैया माइनॉरिटी 0.1 वाला होगा, 0.2% होगा, 0.5% होगा, 1% होगा। माइनॉरिटी डिफाइन तो करो। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, न भारत के कहीं संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन। और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, केंद्र सरकार की माइनॉरिटी की योजनाएं दुनिया भर की, राज्यों की माइनॉरिटी की दुनिया भर की योजनाएं। हु इज माइनॉरिटी? डोंट नो। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद करना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। आजकल एक आपने सुना होगा वक्फ, सुना कि नहीं सुना? 4-5 साल पहले सुना था क्या? पहली PIL मेरी है। डेढ़ 1000 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। आर्टिकल 35 या 370 खत्म हो गया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। UCC भी आने वाला है, उसके लिए पहले से ही एडवांस में उनको धन्यवाद। बात वक्फ की करते हैं। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब पे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अब मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा। भारत का संविधान कहता है जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, केवल 2 लोगों को छूट दिया हुआ है। आर्टिकल 15 में महिलाओं और बच्चों को छूट दिया हुआ है,
संविधान कहता है कि आप महिलाओं के लिए अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से आप कमीशन बना सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से आप योजना लागू कर सकते हैं, महिला और बच्चों दोनों के लिए। आर्टिकल 46 कहता है कि आप एससी एसटी के लिए अलग से कमीशन बना सकते हैं, अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनके लिए बजट स्कीम ला सकते हैं। तो भारत के संविधान में केवल 2 लोगों को छूट है, महिला, बच्चा और एससी एसटी। बाकी किसी के लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। भारत में 18 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, उसमें से 17 ट्रिब्यूनल सबके लिए है, केवल एक ट्रिब्यूनल ऐसा है जो केवल एक मजहब के लिए है। अब इसका 2 तरीका है। जैसे कि बार बार वो लोग कह रहे हैं हमको तो पुराना वाला वक्फ एक्ट चाहिए, ऐसा मांग हो रही है ना, नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। आज मैं भी कह रहा हूं ठीक है, बदलाव नहीं होना चाहिए।